हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने पटवारी सीरीज के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सीरीज चालू की है, इसके अंदर जो सामान्य विज्ञान है, दैनिक जीवन में विज्ञान, मानव शरीर, आहार और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल है, इन टॉपिकों के लिए एक अलग से फास्ट रिवीजन क्लास बनाई है। तो इस फास्ट रिवीजन क्लास के अंदर जो सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है उनको शामिल किया गया है। तो आप क्लास को देखिए, इससे आपको 100% जो कि विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं उनको हल करने की सहायता मिलेगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपनी आज विज्ञान की क्लास। ऐसे कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों या संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है दोस्तों, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मक्खन का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, दूध से दही जमना, बनी हुई सब्जी खराब होना, ये क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, दूध से दही बनना, ठीक है, कागज का जलना, कागज का गलना या सड़ना, ये तीनों दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। भौतिक परिवर्तन में कागज का गीला होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। बताइए, दूध का खट्टा होना, बताइए दोस्तों कौन सा परिवर्तन है ये? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है उसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? दोस्तों भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आयतन, अवस्था, ताप, घनत्व, रंग आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी जलाना, फलों का पकना, भोजन पकाना, ये तीनों दोस्तों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे जल का वाष्पन है, ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ पर देखिए ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये तीनों दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पे पदार्थों का किण्वन, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यही कारण है कि, बताइए भौतिक परिवर्तन में यानी कि भौतिक परिवर्तन नाम देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों देखिए, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों जैसे कि भौतिक परिवर्तन में क्या आएगा? बीकर में जब जल उबालना, केला छीलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में आकृति में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर थोड़ी देर पहले कि कागज का दोस्तों कागज का गीला होना, तो इसमें क्या हुआ? इसमें दोस्तों आकृति में परिवर्तन हुआ, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, रंग में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा एक है रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मक्खन का खट्टा होना, अभी बताया था मैंने आपको, मक्खन का खट्टा होना ये एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। CO2 से सूखी बर्फ बनाना दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीकरण, ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है? नए पदार्थ बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए श्वसन की प्रक्रिया, ये दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रिस्टलीकरण उदाहरण है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो दोस्तों देखिए रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों कौन सी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक है भौतिक परिवर्तन है? यहाँ पर देखिए अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, मोम का पिघलना, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोम का पिघलना। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो दोस्तों ये एक भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, बाकी तीनों है वो रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, फलों का पकना, दूध से दही जमना, अंगूर का किण्वित होना। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा है वो दोस्तों कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन, दोस्तों देखिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सत्य कथन बताना था, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों पता चल गया होगा यहाँ पे आपको। देखिए लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, तो दोस्तों ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मेहंदी का रचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी को काटना, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको क्या बताया था भाई, आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जी है तो इसमें क्या होगा, आकृति में परिवर्तन ही तो हुआ है, काट के अपने छोटी करिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों देखिए, किसी धातु की छड़ को गर्म करना, किसी धातु की छड़ को गर्म करना, ये क्या है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। मानव में पाचन, मानव में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही मुश्किल से ये प्रश्न है वो इकट्ठे करे गए हैं, आपको कहीं पे भी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित इतने प्रश्न है वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये सारे प्रश्न है वो देखने आपको बहुत जरूरी है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ताजा कटा हुआ सेव उदाहरण है। ताजा कटा हुआ सेव उदाहरण है, तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई क्या हुआ, आकृति में परिवर्तन ही तो हुआ, ठीक है। ताजा कटा हुआ सेव, अभी देखिए उसके रंग परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, रंग भी परिवर्तन भी हो जाएगा, तो भी दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण माना जाएगा। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चाशनी बनाना कौन सी प्रक्रिया है। चाशनी बनाना कौन सी प्रक्रिया है, तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, कांच का टूटना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है। कांच का टूटना निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है। तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भाई क्या हुआ, आकृति में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के कौन से उदाहरण है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए नमक का क्रिस्टलन संघनन और दूध आस्कंदन, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दुग्ध आस्कंदन है, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी दोनों नहीं है। तो यहाँ पे अपने को सही उत्तर का चयन करना था कोड भाषा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे केवल 3, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बताइए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब हम सेव को टुकड़ों में काटते हैं, जब हम सेव को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, यह एक है, तो यह एक क्या है। तो दोस्तों बताइए, तो दोस्तों देखिए वो कटा हुआ था ताजा सेव जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। देखिए कटा हुआ सेव कुछ समय बाद में भूरा हो जाता है, क्योंकि सेव में उपस्थित है आयरन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसमें नया पदार्थ बन रहा है। परंतु दोस्तों सेव की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया सेव में उपस्थित आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है और नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए दोस्तों रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। वो ताजा कटा हुआ सेव था, वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, कुछ समय बाद लिखा हुआ है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन में आएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तापमान। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए तापमान दाब में परिवर्तन होना आवश्यक है, ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए ये प्रश्न है वो एनडीसी में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सा, तो दोस्तों देखिए इसमें जो कागज का जलना, ठीक है, कागज का जलना, जंग लगना, ठीक है, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। तो दोस्तों इसमें देखिए पानी का जो उबलना है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बताइए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वो दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों ये भी देखिए एनडीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, तो ये तीनों क्या है, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बन रहा, आप जल का बर्फ बनना, अब आप बर्फ से दोस्तों वापस जल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प है वो इसमें भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कक्ष तापमान पर दूध के इकट्ठा होने में शामिल है। तो दोस्तों ये दूध का इकट्ठा होना रासायनिक परिवर्तन है, 2021 में ये दोस्तों स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन कौन सा है इसमें, देखिए लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना। दोस्तों लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, इसमें क्या हुआ है, तो दोस्तों आकृति में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बताइए मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मोमबत्ती जलना, ये दोस्तों एक क्या है, भौतिक और रासायनिक दोनों है। दोस्तों ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो दोस्तों ये
जलना है ये रासायनिक में हो जाएगा, और मोम का पिघलना ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर अपना इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है वो नहीं है, वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मोम का पिघलना, अभी बताया था मैंने आपको, मोम का पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। बाकी लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, ये तीनों दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ये मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण यही है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है स्टेनोग्राफर परीक्षा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है वो बताना है यहाँ पे अपने को। दोस्तों देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो यहाँ पर देखिए, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में ये दोस्तों प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, काटने के पश्चात सेव का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। बताइए दोस्तों, काटने के पश्चात सेव का भूरे रंग में बदलना ये क्या है, बताइए। तो दोस्तों, काटने के पश्चात सेव का जो भूरे रंग में बदलना है वो क्या कहलाता है, तो ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये क्या है इसमें दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भूरे रंग में बदलना, यानी कि कुछ समय दे रखा गया है इसको। यहाँ पर एलडीसी एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, एलडीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है इसमें दूध से दही जमाना, दूध से दही जमाना ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता है, तो दोस्तों देखिए, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ वो नहीं बनता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में ही बनते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी एलडीसी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 35 नंबर का प्रश्न है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, एलडीसी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें जल का नमक में विलय होना, जल का दोस्तों नमक में विलय होना, ठीक है, और जल का क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन है, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, बताइए कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना ये क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, सीईटी और कनिष्ठ लेखाकार में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बर्फ का पिघलना, बर्फ का दोस्तों ये पिघलना है वो यहाँ पर क्या है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पानी का जमना, पानी का जमना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। फलों का पकना, दूध का फटना, भोजन का पाचन, ये तीनों दोस्तों क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वनरक्षक है 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना। यहाँ पर देखिए चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। आगे देखिए, जंग के लिए सही कथन है दोस्तों, जंग के लिए सही कथन है वो कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह फेरिक ऑक्साइड है, यह फेरिक ऑक्साइड है। 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार है वो दोस्तों बढ़ जाता है, और लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है, यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, धातु में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, धातु में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला पर्यवेक्षक है, और दोस्तों ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है, कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए जो गैल्वेनीकरण है ये दोस्तों जंग रोकथाम की एक विधि है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे धातुओं का जो शरण है वो रुक जाता है, यानी कि जंग लगना रुक जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, रासायनिक रूप से जंग होती है दोस्तों, रासायनिक रूप से जंग होती है तो ये क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी आपको बताया था दोस्तों, ये जो जंग होती है ये दोस्तों आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है,
एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों इसमें द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। कौन सा द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। देखिए यहाँ पे उद्योग इंस्पेक्टर एग्जाम, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। कठोर जल साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं देता, इसका कारण है बताइए। कठोर जल साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं देता, इसका कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, जिनकी वजह से साबुन है वो घुल नहीं पाता है, जिसकी वजह से साबुन है वो घुल नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों कठोर जल है वो साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं देता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, किसी भी धातु का प्राकृतिक यौगिक जिससे धातु लाभदायक विधि से प्राप्त की जा सकती है कहलाता है। किसी भी धातु का प्राकृतिक यौगिक जिससे धातु लाभदायक विधि से प्राप्त की जा सकती है कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अयस्क कहलाता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही अयस्क। नेक्स्ट आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है बताइए। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है तो दोस्तों क्या नाम है? तो वो है टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसको संरक्षण बोलते हैं। ठीक है, संरक्षण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रोमियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रोमियम। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए क्लोरोफॉर्म कार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है। क्लोरोफॉर्म कार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है, तो वो कौन सा तथ्य सही नहीं है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए ये वाष्पशील कार्बन यौगिक है, बिल्कुल सही है। इन्हें फ्यून भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका उपयोग शीतलन उद्योगों में होता है, बिल्कुल सही है। ये वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा करते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये अपना कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है बताइए? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेक्रोन। डेक्रोन 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेक्रोन। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल प्राकृतिक फाइबर है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल प्राकृतिक फाइबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेशम। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, नाइक्रोम किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? नाइक्रोम किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये लोहा, क्रोमियम और निकिल। लोहा, क्रोमियम और निकिल की दोस्तों ये मिश्रित धातु है। ठीक है, कौन? नाइक्रोम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है बताइए? हवाई जहाज की बॉडी बनाने में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्यूरालुमिन। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, पॉलीथीन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक काम आता है? पॉलीथीन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक काम आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों C2H4। C2H4। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, C2H4। नेक्स्ट आगे देखिए, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो कारण है वो है वे कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। वे कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पीतल में तांबे को इस तत्व के साथ मिश्रित किया जाता है। पीतल में तांबे को इस तत्व के साथ मिश्रित किया जाता है, तो किस तत्व के साथ में बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिंक के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक है बताइए? एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, उसको बोलते हैं दोस्तों फ्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यून बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही, फ्यून। नेक्स्ट आगे देखिए, तांबे के प्रमुख अयस्क हैं। तांबे के प्रमुख अयस्क हैं तो वो क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है मेलाकाइट ग्रीन। मेलाकाइट ग्रीन है ये तांबा का प्रमुख अयस्क है दोस्तों। ठीक है, याद रखना मेलाकाइट ग्रीन। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हेमेटाइट है ये लोहे का है। आगे देखिए, रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? एलडीसी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये फ्यून का उपयोग किया जाता है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्यून का उपयोग किया जाता है। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सीएनजी का प्रमुख घटक है। सीएनजी का प्रमुख घटक है, एलडीसी 2011 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। सीएनजी का प्रमुख घटक है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है मीथेन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मीथेन इसका बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एलपीजी के घटक हैं। एलडीसी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, एलपीजी के घटक हैं तो दोस्तों कौन से घटक हैं एलपीजी के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों के दोनों दोस्तों एलपीजी के क्या हैं? घटक हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए 3 और 4 इसमें क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों
बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, वाशिंग सोडा है, बताइए वाशिंग सोडा क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वाशिंग सोडा है ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है वाशिंग सोडा। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसके उष्मण द्वारा किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसके उष्मण द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों जिप्सम के द्वारा। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए कैलामिन किस धातु का अयस्क है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैलामिन किस धातु का अयस्क है? जैसे हेमेटाइट है वो लोहे का है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलामिन किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है जस्ते का है, ठीक है, जस्ते का। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जस्ते का। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए सीएफसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको फ्यून के नाम से जाना जाता है। ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अनाकार अपरूप है? बताइए कौन सा कार्बन का अनाकार अपरूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक है ये दोस्तों कार्बन का अनाकार अपरूप है। राइट आंसर हो जाएगा ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लकड़ी का कोयला किसका एक अपरूप है? बताइए लकड़ी का कोयला किसका एक है अपरूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का, ठीक है, कार्बन का अपरूप है यहाँ पर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है? बताइए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है क्या? बताइए। तो दोस्तों इसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है? बताइए कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है किस यौगिक को? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों NaOH को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बताइए धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आगे देखिए गलत कथन की पहचान कीजिए दोस्तों, अपने को यहाँ पर क्या करना है? गलत कथन बताना है कि कौन सा इसमें गलत कथन है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों ही साबुन कठोर जल में प्रभावी होते हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही साबुन है वो कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। बाकी का देखिए साबुन का आयनिक भाग जल के साथ परस्पर क्रिया करता है, बिल्कुल सही है। आमतौर पर सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए नरम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट की एक मोटी कोटिंग एक टूटी हड्डी पर पट्टी पर प्रयुक्त होती है। टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए इसे सुखाने पर यह कठोर हो जाता है, यह पीओपी। बताइए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की पेस्ट की एक मोटी कोटिंग एक टूटी हड्डी पर पट्टी पर प्रयुक्त होती है। टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए इसे सुखाने पर यह कठोर हो जाता है, यह पीओपी। दोस्तों यह पीओपी उत्क्रम नहीं हो सकती है, उत्क्रम है वो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों देखिए कथन 1 देखिए साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के लवणों युक्त जल के साथ जहाज नहीं बनाता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दीर्घ श्रृंखला वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन है वो सही है, और कथन 1 और कथन 2 है ये कथन 1 है ये कथन 2 का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए पहला नंबर का जो कथन है ए नंबर का वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कांसे का उपयोग मूर्तियों तथा पदक बनाने में किया जाता है, जबकि पीतल का उपयोग बर्तन वैज्ञानिक उपकरण तथा कारतूस बनाने में किया जाता है। कांसा और पीतल दोनों ही ताम्रयुक्त मिश्र धातु है, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि दोस्तों इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। दोस्तों पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो बताइए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए, ये तो सभी को पता है दोस्तों सीयू कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट टाइप धातु है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में धातु या अधातु दे रखा है और सूची सेकंड में विशेषता दे रखी है, मिलाना है दोस्तों अपने को यहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो तभी एक बार साथ ले लेते हैं। देखिए पारा, दोस्तों पारा है ये, इसमें देखिए इसकी विशेषता अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य है, बिल्कुल सही है। आयोडीन का देखिए दोस्तों आयोडीन है दोस्तों ये एक चमकदार अधातु है, ठीक है। और हीरे की विशेषता क्या है दोस्तों? हीरे की विशेषता है कि कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट है एक अधातु जो विद्युत का चालक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपना इसमें 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में? बे नंबर के ऑप्शन में यही अपना सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जस्ता, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, सीसा दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें पोटेशियम, फिर आएगा दोस्तों इसमें कैल्शियम, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें जिंक 3 नंबर पे, फिर आएगा दोस्तों इसमें सीसा, लेड, ये 4 नंबर पे, और कॉपर आएगा दोस्तों इसमें 5 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3 यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये जूनियर अकाउंटेंट में ये पूछा गया प्रश्न है 2023 में। एक्स एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे खुली हवा में नहीं रखा जा सकता और वह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो एक्स को पहचानिए। तो दोस्तों एक्स क्या है, दोस्तों एक्स है वो सोडियम है, ठीक है। सोडियम को अपन है वो खुली हवा में नहीं रख सकते। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 90% ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में होती है, बताइए 90% ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सी परत में होती है, समताप मंडल में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समताप मंडल में। देखिए जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अपमार्जक है दोस्तों सल्फोनिक अम्लों को, अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण या अमोनियम के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं, जो कठोर जल में उपस्थित है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अवशेप नहीं बनाते। तो बिल्कुल सही है, 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीले रंग का खनिज है लेपिसल जूली, जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों बताइए, नीले रंग का खनिज है लेपिसल जूली, जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। देखिए वुमन एम्पावरमेंट यानी कि सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा गया था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नायलॉन रेसे बने होते हैं, नायलॉन जो रेसे हैं वो किसके बने होते हैं, तो दोस्तों पोलियामाइड बहुलक से बने होते हैं। दोस्तों ये पोलियामाइड बहुलक से बने होते हैं, ये भी सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ब्रोमीन। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रोमीन। आगे देखिए, पारा धातु का मुख्य अयस्क है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सिनाबार। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिनाबार। आगे देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में मुख्यतः होता है, बताइए सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मीथेन। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो दोस्तों कौन सी है स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu+2 Ag+ और Au+3। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए CET 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था 12th लेवल में 11 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट आगे देखिए, बेंजीन का नाइट्रेशन है, बताइए बेंजीन का नाइट्रेशन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है, बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्करण केवल विद्युत अपघटन के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, CET 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, हीविया ब्रासिलियनसिस का सामान्य नाम है, हीविया ब्रासिलियनसिस का सामान्य नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसका सामान्य नाम है रबर। क्या नाम है, रबर। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रबर। आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, बताइए ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें षटकोणीय वलय। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, षटकोणीय वलय। आगे देखिए, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली धातु है। तो वो कौन सी धातु है दोस्तों, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली धातु है। तो वो कौन सी धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिलिकॉन। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, बताइए एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों CO, ठीक है। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए CET में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोह अयस्क की किस्म है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों लोह अयस्क की किस्म है वो कौन सी है, तो दोस्तों हेमेटाइट है वो लोह अयस्क की किस्म है। देखिए CET में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए दुर्बल वान डर वाल्स बल से, दुर्बल वाल्स बल से दोस्तों ग्रेफाइट की विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है। देखिए CET 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, असत्य कथन को अपने को यहाँ पर छाटना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। देखिए ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है।
ग्रेफाइट को एक स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत प्रभावित नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, विद्युत प्रभावित करता है। ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? प्रकृति में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोना। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सोना। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डायमंड है, तो डायमंड क्या है? तो दोस्तों ये कार्बन का अपरूप है डायमंड। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है डायमंड। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाती है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है निस्तापन। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा निस्तापन। सीईटी 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन सा? तो दोस्तों ये है ग्रेटिन है, ठीक है, ग्रेटिन, ग्रे एसन बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कार्बन का कौन सा अपर रूप है जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? बताइए दोस्तों, कार्बन का कौन सा अपर रूप है जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर अपना इसमें ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्लोरीन। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, बताइए, तो वह है समान आयनिक विभव, समान आयनिक विभव। तो यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, समान आयनिक विभव। नेक्स्ट आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया था मैं साइंस के अंदर 2022 में। CaSO4 1/2 H2O। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा इसमें रेयन, रेयन है, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, आर्टिफिशियल रेनिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2022 में ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 8 जनवरी को। आगे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित अपने को यहाँ पर करना है। ये भी प्रश्न है वो सीईटी 2022 में ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक कौन सा किसमें होता है? प्राकृतिक बहुलक दोस्तों वो है स्टार्च एवं सेल्यूलोज। और ताप दृढ़ बहुलक ये हो जाएगा दोस्तों इसमें बेकेलाइट। प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों अमीनो अम्लों का बहुलक। और ताप सुगटे बहुलक है ये दोस्तों पीवीसी में हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है DABC, DABC। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? DABC। देखिए ये पहला नंबर का ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या सौरमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें पहला ही कथन है वो क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न पर विचार कीजिए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन समताप मंडलीय ओजोन की ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तीनों ही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ड नंबर का, सॉरी 6 नंबर का ऑप्शन 1 2 3 तीनों इसमें सही है। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए कॉलम 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान करें। दोस्तों देखिए, कॉलम 1 में देखिए ब्लीचिंग पाउडर, कॉलम 1 में क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है ये दोस्तों। इसका उपयोग व्यंजनीकरण में किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों बेकिंग सोडे का प्रयोग है वो दोस्तों एंटासिड बनाने में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और वाशिंग सोडा में दोस्तों, वाशिंग सोडा का प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है ये दोस्तों H2 और Cl2 के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। कौन सा ऑप्शन में? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, n परमाणुओं की 3.011 इंटू 1023 संख्या का द्रव्यमान क्या है? बताइए, इसको लेक्चर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए 7G, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है, तो वो क्या है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है 3:8, 3:8 है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, उसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? बताइए, किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण है वो किया जा सकता है? फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है कांच का,
ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन सही कांच। आगे देखिए अमलगम मिश्र धातु है, अमलगम मिश्र धातु है, तो दोस्तों ये भी देखिए फॉरेस्ट कार्ड में पूछा गया है, तो ये मरकरी की मिश्र धातु है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं तो दोस्तों परमाणु क्रमांक के, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, परमाणु क्रमांक के। आगे देखिए सामान्य सूत्र CnH2nO2 एक विवृत श्रृंखला का हो सकता है, वह है, तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्ट कार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए कंप्यूटर चिप में ज्यादातर काम में आने वाली धातु है, तो वो कौन सी धातु है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता है सिलिकॉन है, कौन सी है, सिलिकॉन, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है, अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उनके उनके दोस्तों भौतिक गुणों से, भौतिक गुणों में, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भौतिक गुणों में। आगे देखिए वह गुण जो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, वह गुण जो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गलनांक, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है, बताइए, तो दोस्तों वो है ओस्मियम, ओस्मियम है दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, इन तत्वों को कहा जाता है, तो दोस्तों इन तत्वों को क्या कहा जाता है बताइए, तो दोस्तों इन तत्वों को कहा जाता है आइसोबार, आइसोबार कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आइसोबार। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है, बताइए किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्लोरोप्रीन, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या होता है बताइए, दोस्तों साबुन के अणु में है वो एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ होती है, ठीक है, एक है जलरागी शीर्ष और एक है जल विरागी पूंछ होती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार नहीं है, बताइए कौन सा सार नहीं है, हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें C2H5OH, C2H5OH, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड अपने को बताना है कि इनका नाम क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसे, ठीक है। बेकिंग सोडा को तो दोस्तों इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा को इसको बोलते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट, तो और जिप्सम को बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 3 1 5 2 4, दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न है 3 1 5, कौन सा ऑप्शन में 3 1 5 ये रहा, ठीक है, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नियोप्रीन रबर बहुलक है, बताइए नियोप्रीन बहुलक रबर बहुलक है, तो दोस्तों ये क्लोरोप्रीन का बहुलक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्रीन, ठीक है, तो यानी कि इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कंप्यूटर वाले में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद व पीले बादलों से बना है जो बने हैं, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद व पीले बादलों से बना है जो बने हैं, तो दोस्तों ये सल्फ्यूरिक अम्ल के बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सल्फ्यूरिक अम्ल के। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बनिक क्रियात्मक समूह है उपस्थित होता है, बताइए किस कार्बनिक किस यौगिक में निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्लासिकल क्रियात्मक समूह है उपस्थित होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें ये होता है दोस्तों एस्पिरिन में, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए सबसे अधिक आघातवर्धी धातु है, सबसे अधिक आघातवर्धी धातु है तो वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है सोना, कौन सी है, सोना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सोना। आगे देखिए सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है, सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है तो वो कौन सा है, तो वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है, बताइए दोस्तों कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है, तो दोस्तों बताइए, तो इसमें दोस्तों sp3d वाली जो संकर अवस्था है वो दोस्तों नहीं दर्शाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलिन का जल नहीं होता, बताइए निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेयन को, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रेयन। आगे देखिए साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सोने के, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सोने के। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है, बताइए कौन सा धनायनित अपमार्जक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है, कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है, तो दोस्तों इसमें कॉपर तथा टिन होता है, कॉपर तथा टिन होता है, कॉपर तथा टिन, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए मोबाइल फोन की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुख किया जाता है, तो कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुख किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम धातु का, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लिथियम धातु का। आगे देखिए सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें
पोलोनियम के यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पोलोनियम के। आगे देखिए, निम्न में से यानी कि इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है? बताइए कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 जुलाई 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी पैकेजिंग में कौन सा नामक यानी कि कौन सी नामक अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन नामक है अक्रिय गैस का प्रयोग है वो किया जाता है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी देखिए ये कलरक ग्रेड सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, उस कथन की पहचान करें जो दीर्घ दृष्टि दोष वाली नेत्र के लिए सही नहीं है। बताइए दोस्तों, अब अपने को यहाँ पर ये बताना है कि उस कथन की पहचान करना है जो दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिक वाले नेत्र के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए नेत्र का निकटतम बिंदु सामान्य निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग कर दोष को ठीक किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और इसमें देखिए, व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये दीर्घ दृष्टि दोष वाली नेत्र के लिए 6 नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? बताइए दोस्तों, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उभयोतल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उभयोतल, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उभयोतल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, फोकस दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाती है। फोकस दोस्तों ये फोकस है, ठीक है। फोकस दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है समंजन क्षमता, समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है वो दोस्तों क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मीटर। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? मीटर है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आंख में प्रकाश संवेदी पर्दा जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, आंख में प्रकाश संवेदी पर्दा जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों कहां बनता है? तो ये रेटिना में बनता है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना में। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक व्यक्ति के चश्मे के लेंस की क्षमता +2D है, वह निम्न में से किस दोष से पीड़ित है? बताइए दोस्तों, यानी कि एक व्यक्ति के चश्मे के लेंस की क्षमता है वो +2 डायरेक्टर है, यानी कि +2D है, वह किस दोष से पीड़ित है? तो दोस्तों ये दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दूरदृष्टि दोष से। आगे देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बताइए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बताइए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैंगनी का, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंगनी का। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए कथन ए देखिए, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में जो क्रम माना जाता है, ठीक है, जिसमें बैंगनी का सर्वाधिक माना जाता है, फिर उसके बाद में आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर सबसे कम लाल में होता है। तो ये तो दोस्तों इसमें उल्टा दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कारण आर, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो दोस्तों 620 से 750 नैनोमीटर होता है, ठीक है, और हरे प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो 495 से 570 नैनोमीटर होता है। तो अपना कारण आर सही है, ठीक है, ए गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? बताइए दोस्तों, इसका वेग बढ़ता है, इसका वेग बढ़ता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दूरदृष्टि दोषयुक्त मानव आंख से, दूरदृष्टि दोषयुक्त मानव आंख से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मगर नजदीक की नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर अपना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मगर नजदीक की नहीं दिखाई देती, तो वो दूरदृष्टि दोषयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का चपटा दिखाई देना किसका कारण है? दोस्तों सूर्य का चपटा दिखाई देना किसका कारण है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन का कारण है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का कारण। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन से कथन, ये कौन कथन है वो सत्य है? बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है प्रकाश तरंगों के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए,
लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया था लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो 620 से 750 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपवर्तन में प्रकाश का निम्न गुण नहीं बदलता है। अपवर्तन में प्रकाश का निम्न गुण नहीं बदलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें आवृत्ति। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आवृत्ति। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं क्या? उसको बोलते हैं दोस्तों परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो वो है निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको मायोपिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो है दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है तो वो है दोस्तों प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम ये दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें बी नंबर का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर पूर्ण भाषा में उत्तर देना था, ए नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट को दोस्तों सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, अब सूची फर्स्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं घटना दे रखी है और सूची सेकंड में प्रकाश की परिघटना दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना, ये कौन सी परिघटना है? तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। ठीक है, देखिए तारों का टिमटिमाना, देखिए पहला का तो क्या हो गया इसमें 2 हो गया। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, तो ये कौन से प्रकाश की परिघटना है? तो ये दोस्तों प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, और आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, तो दोस्तों ये प्रकाश का परिक्षेपण से संबंधित है। ठीक है, और रेगिस्तान में मरीचिका का जो निर्माण होता है, ठीक है, ये कौन सी परिघटना? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3 यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न ये। आगे देखिए, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, देखिए लाल प्रकाश धुएं या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, लाल प्रकाश धुएं या धुंध या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती, वह निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दोस्तों बताइए वो कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है? राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों जरा दूरदर्शिता दोष से पीड़ित है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। आरएसपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है कर्मश है। तो दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा, तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है और दूर दृष्टि दोष को दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाता है, प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? दोस्तों प्रकाश की यह घटना है वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि श्वेत प्रकाश है 7 दृश्यमान रंगों से बनता है, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो इन सभी से बनता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है अपना को इसमें कौन सा सही है। देखिए, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास देता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कथन ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो यहाँ पर अपने इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही आर गलत। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दर्पण की आकृति है, बताइए। एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दर्पण की आकृति है। तो दोस्तों दर्पण की आकृति है वो कौन सी है? तो दोस्तों अवतल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अवतल। आगे देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचालित होता है?
प्रकाश तरंगों के रूप में संचालित होता है। तो ये किसने बताया? तो दोस्तों ये हाइगन्स ने बताया। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हाइगन्स ने। आगे देखिए, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दोस्तों बताइए कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 होगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए जूनियर अकाउंटेंट में भी ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग है वो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए, यानी कि वाहनों में जो साइड पे लगे होते हैं पीछे देखने वाले दर्पण के लिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, एक प्रकाश किरण के माध्यम X से दूसरे माध्यम Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व मध्यम Y की सतह के बनने वाला कोण होगा। बताइए, एक प्रकाश किरण के माध्यम X से दूसरे माध्यम Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व मध्यम Y की सतह के मध्य बनने वाला कोण होगा। तो वो कोण होगा दोस्तों 90 डिग्री का। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 90 डिग्री। आगे देखिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या R और फोकस दूरी F के बीच संबंध है। बताइए, सीईटी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें R बराबर 2F, R बराबर 2F। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो होता है 1 से कम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीटी 2022 12 लेवल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 1 से कम, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है। देखिए, जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं, जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सीटी 2022 12 लेवल में पूछा गया प्रश्न है और 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है। अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है तब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति रंगभेद दोष से पीड़ित है, उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? एक व्यक्ति रंगभेद दोष से पीड़ित है, उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो दोस्तों वो है व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता या पाता। ठीक है, तो ये अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किसी लेंस की दक्षता निम्न संबंध से दी जाती है जहां F लेंस की फोकस दूरी है। बताइए, किसी लेंस की दक्षता निम्न संबंध से दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों P बराबर दोस्तों देखिए 1/F। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म में न्यून विचलित होता है? प्रिज्म में न्यून यानी कि सबसे कम विचलित होता है तो वो होता है दोस्तों इनमें से। देखिए इनमें से बताना है तो यहाँ पे नारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सबसे कम तो लाल में होता है और लाल ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो दोस्तों लाल से थोड़ा सा ज्यादा होता है वो नारंगी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान होगा। 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितना डिग्री? तो 45 डिग्री। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा तो दोस्तों दूर बिंदु तो होगा अनंत पर। क्या किस पर होगा? अनंत पर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये भी दोस्तों सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है तो दोस्तों ये होता है सीधा एवं आभासी। सीधा एवं आभासी होता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संगठक वर्णों में होता है? बताइए, ये तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताइए दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धनात्मक। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें कौन सी? तो निकट बिंदु दूरी है वो है 25 सेमी यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न सही से टाइप नहीं हुआ। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण की प्रकृति है। बताइए, एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण की प्रकृति है। तो दोस्तों दर्पण की प्रकृति है तो वो है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किसी प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होगा? सबसे कम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाल का सबसे कम होता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ सकता या 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना होगा? दोस्तों देखिए, इसके लिए विद्यार्थी है वो दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है
और उसके लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया करना होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किसी वस्तु का छोटा यानी कि किसी वस्तु या बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। बताइए कौन से दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है? किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें उत्तल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीटी में पूछा गया प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखा जा सकता है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? अधिकतम विचलित होता है पूछा है। तो दोस्तों अधिकतम तो आप सभी को पता है बैंगनी है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंगनी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र है। बताइए दोस्तों, लेंस का सूत्र है वो अपने को बताना है। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र सीटी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यू बराबर प्रकाशित केंद्र में बिंब की दूरी, v बराबर प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, f बराबर प्रकाशित केंद्र से फोकस दूरी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो निर्देशांक तंत्र में लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो होता है दोस्तों I बटे f बराबर दोस्तों I सॉरी 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस दोस्तों 1 बटा u। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये गुजरती है दोस्तों मुख्य फोकस से। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी वस्तु का आभासी व विवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु का दोस्तों आभासी व विवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूरदृष्टि यानी कि दृष्टि दोष दृष्टि वेश में तब उत्पन्न होती है जब, दृष्टि दोष दृष्टि वेश में तब उत्पन्न होती है जब दोस्तों कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, ठीक है, कॉर्निया की आकृति गोल नहीं होती तब, ठीक है। यहाँ भी अभी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। तब यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है। बताइए, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है रेटिना यानी कि दृष्टिपटल। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी है, तो उसकी फोकस दूरी है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है +30 सेमी, +30 सेमी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा +30 सेमी। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण प्रतिबिंब होता है। बताइए, यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर वह सीधा रहता है तो दर्पण होता है। तो दोस्तों ये कौन सा दर्पण होता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चांद सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। दिन के समय आकाश है वो कैसा दिखाई देगा? चांद से अगर हम देखें तो दोस्तों वो काला दिखाई देगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, काला। आगे देखिए, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसका? तो ये फोटोमीटर का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा फोटोमीटर का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लाल शिफ्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लाल शिफ्ट। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कौन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, पाई रेडियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये सौर विकिरण को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, दृष्टिकोण अबिंदुकता उत्पन्न होता है जब, दृष्टिकोण अबिंदुकता उत्पन्न होता है जब दोस्तों कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है तब। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर +50 सेंटीमीटर तथा -25 सेंटीमीटर के 3 पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखे जाने पर इन लेंसों के निकाय की प्रभावी क्षमता है। तो दोस्तों वो प्रभावी क्षमता है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है +3D। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोनों उत्तल। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, कॉर्निया का, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कॉर्निया का। आगे देखिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विवर्तन कहते हैं। आगे देखिए,
एक दर्पण में हम अपने चेहरे को सीधा एवं अवधित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति है। एक प्रतिबिंब में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्तित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति है। तो दोस्तों दर्पण की आकृति अवतल है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है, तो निर्माण का कारण क्या है बताइए। तो दोस्तों वो है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। दोस्तों ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो मैथ्स में पूछा गया प्रश्न है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों वो मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित है धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह दोस्तों परावर्तित नहीं करता है, परावर्तित नहीं करता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तो परावर्तन कोण होगा दोस्तों 60 डिग्री का। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 60 डिग्री का। आगे देखिए किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अपवर्तन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचालित होता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचालित होता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइगन्स ने। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्तित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति है। तो दोस्तों दर्पण की आकृति कैसी है, तो वो है अवतल है दोस्तों, ठीक है, अवतल। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मोटर कार के पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों उत्तल दर्पण है वो प्रयुक्त होता है। यहाँ पर जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बागान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है। बताइए दोस्तों अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बागान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है। देखिए अभी 2024 में ये जूनियर असिस्टेंट 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है पेपर फर्स्ट के अंदर। तो दोस्तों देखिए पूरी फली हुई फली, ठीक है, अंतिम पुष्प स्थिति, पीले बीज का रंग, हरी फली का रंग, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम पुष्प स्थिति। इसका राइट आंसर अंतिम पुष्प स्थिति, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान करें। डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान अपने को यहाँ पर करनी है। दोस्तों देखिए खालिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए और बी की जगह खालिस्तान आएगा, बाकी डीएनए एमआरएनए फिर प्रोटीन दे रखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों देखिए डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, ठीक है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से ट्रांसलेशन बनेगा और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे ए और बी की जगह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, बी की जगह ट्रांसलेशन आएगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है। बताइए मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक्स वाई गुणसूत्र पर, एक्स वाई गुणसूत्र पर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक्स वाई गुणसूत्र पर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है। बताइए कौन सी तकनीक फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। देखिए काफी सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सारे प्रश्न देखने जरूरी है। देखिए यहाँ पे डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस सार मौजूद नहीं है। बताइए डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस सार मौजूद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें थाइमिन है, गुआनिन है, एडेनिन है, लेकिन यूरासिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है। इसे कहते हैं यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे अणुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अणुसूत्र। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अणुसूत्र, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है डीएनए केवल निम्न के बने होते हैं। बताइए डीएनए किन के बने होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। दोस्तों ये डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने 1953 में डीएनए संरचना के ट्विस्टेड लेडर मॉडल का प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित में से किसने 1953 में डीएनए संरचना के ट्विस्टेड लेडर मॉडल का प्रस्ताव रखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है डीएनए में शर्करा होती है। बताइए डीएनए में कौन सी शर्करा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों ये डार्विन को जाता है। किसको जाता है, डार्विन को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डार्विन।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों रेखाकार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेखाकार। नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, मेंडल के कार्यों की पुनः खेज का श्रेय किसको जाता है? मेंडल के कार्यों की पुनः खेज का श्रेय किनको जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये श्रेय जाता है दोस्तों किनको? तो ये जाता है ह्यूगो डिब्रीस कोरेंस शेरमैन को जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प को अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प दोस्तों सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है, सही विकल्प चुनना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए त्रिगुणसूत्रता 13, तो दोस्तों इसका हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? पटाउ सिंड्रोम। और त्रिगुणसूत्रता 18 का हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड सिंड्रोम। और त्रिगुणसूत्रता 21 का हो जाएगा दोस्तों डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 2 3 1। 2 3 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, आनुवंशिकी शब्द का पिता तो कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, लेकिन दोस्तों आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया था बेटसन ने। किसने किया था? बेटसन ने। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अंग्रेजी जीव विज्ञानी थे, इन्होंने आनुवंशिकी शब्द है वो गढ़ा था, यानी कि आनुवंशिकी के संस्थापक है। ठीक है, और बेटसन ने ग्रेगर मेंडल के वंशानुक्रम के मॉडल का समर्थन किया है और उनके विचारों को लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आनुवंशिकी रूपांतरित उत्पाद का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, निम्न में से किस आनुवंशिकी रूपांतरित उत्पाद का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनोला तेल। कनोला तेल, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कनोला तेल का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है। कनोला तेल एक नवीकरणीय ईंधन है जो पेट्रोलियम डीजल के विपरीत गैर विषैले, बायोडिग्रेडेबल और नवीकरणीय है। ठीक है दोस्तों, कनोला तेल है वो रेपसीड पौधे की किस्मों से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है दोस्तों? वो कारण है क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति। क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति ये डाउन सिंड्रोम का कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, मानव उपयोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवंशिक अभियंत्रित खाद्य फसल कौन सी है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवंशिक अभियंत्रित खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टमाटर। कौन सी है? टमाटर। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोडक्शन ऑफिसर 2022 में प्रश्न पूछा गया है, टमाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं केंद्र से बाहर की ओर किस प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है? बताइए किस प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक पथीय प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न है, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है? तो बताइए किस अवस्था में किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेटाफेज अवस्था में। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेटाफेज अवस्था में। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, शब्द संकर खोज किसने प्रतिपादित किया? शब्द संकर खोज किसने प्रतिपादित किया? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है GH सल ने किया दोस्तों संकर खोज शब्द का प्रतिपादन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर GH सल 1914। ठीक है, तो इसमें 10 नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? तो कौन से पादप का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाइसम सेटाइवम। दोस्तों पाइसम सेटाइवम पादप का प्रयोग किया था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, पाइसम सेटाइवम, ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए? तो दोस्तों आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे मेंडल ने किस पर कार्य करके? तो दोस्तों मटर के पौधे पर। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधे पर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये भी देखिए सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, विषम युग्मनी की संतान तथा उसके समयुग्मन की जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, विषम युग्मन की संतान तथा उसके समयुग्मन की जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वज संकरण। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पूर्वज संकरण, सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा। बताइए दोस्तों, मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होगा, तो वो कितना होगा? तो वो होगा दोस्तों 9:3:3:1। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं? बताइए विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील, एलील बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एलील, ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है, एलील। आगे देखिए, डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है। डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2C पर ऑक्सीजन का प्रभाव। 2C पर ऑक्सीजन का प्रभाव। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है। बताइए विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग से अपन आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आनुवंशिकी का। आगे देखिए, सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों 46 गुणसूत्र है वो होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जीन बोलते हैं। आगे देखिए, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये सिद्धांत है वो किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, डार्विन ने दिया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे परीक्षार्थ संकरण एक वेष्टिका संकरण यानी कि क्रॉस है। परीक्षार्थ संकरण एक वेष्टिका संकरण क्रॉस है। तो दोस्तों ये एक युग्मनजी अप्रभावी जनक के साथ, ठीक है, एक युग्मनज अप्रभावी जनक के साथ परीक्षार्थ संकरण एक वेष्टिका संकरण यानी कि क्रॉस है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। आगे देखिए, सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? बताइए, सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, निएंडरथल मानव में, निएंडरथल मानव में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? तो ये अपूर्ण प्रभाविता का ये उदाहरण है, अपूर्ण प्रभाविता का। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। बताइए, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है, तो वो कौन सा है? दोस्तों वो है इसमें गुणसूत्र है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, गुणसूत्र। नेक्स्ट आगे देखिए, मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? ऑटोसोम के कितने? तो दोस्तों 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम के। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात कितना है? बताइए, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है, तो दोस्तों वो कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3:1 है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 3:1 है। आगे देखिए, मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। एक मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, वो होती है दोस्तों 44 है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 44 है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है। देखिए, आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है? आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है? तो मूल इकाई दोस्तों जीन है। क्या है? जीन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम दोस्तों डीएनए से बना है। किससे बना है? डीएनए से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था। वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी कौन सा था? तो दोस्तों वो था इसमें भेड़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भेड़। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रियाई मूल, ऑस्ट्रियाई मूल थे। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोगों के लिए चुना था? मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का प्रयोग है? मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोगों के लिए चुना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 7 जोड़ी। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 7 जोड़ी को चुना था। आगे देखिए, कौन सा नाइट्रोजनी सार पायरिमिडीन का भाग नहीं है? तो दोस्तों कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें ग्वानिन नहीं है, बाकी यूरेसिल है, थायमिन है, साइटोसिन है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो बताइए कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 44। कितनी होती है? 44। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? बताइए। तो दोस्तों वो कहलाता है संकरण। क्या कहलाता है? संकरण। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, संकरण कहलाता है। आगे देखिए, गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते, गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते, तो दोस्तों किससे? तो ये क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट से। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप कौन सा था? बताइए। तो दोस्तों वो पादप था हिरेसियम। कौन सा था? हिरेसियम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिरेसियम, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है। देखिए, विपुषण प्रक्रिया में परागकोश हटाते हैं, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं, जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 42 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये दोस्तों 20 वर्ष तक। ठीक है, 20 वर्ष तक। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 20 वर्ष तक। आगे देखिए, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। दोस्तों डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन, डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन ये सम्मिलित होते हैं दोस्तों गुणसूत्र संरचना में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा गया प्रश्न है एलडीसी के अंदर। आगे देखिए, यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है। बताइए कैसा आवेश होता है? डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, क्रोमोसोम किससे बना है? दोस्तों क्रोमोसोम किससे बना है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डीएनए से बना है। ठीक है, डीएनए से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए,
अनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? अनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? तो वो है जीन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जीन। आगे देखिए जीएमओ है, क्या है जीएमओ? तो दोस्तों ये आनुवांशिक रूपांतरित जीव है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव है ये जीएमओ। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रस्तावित किया दोस्तों 1953 में यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं हाइड्रोजन बंध से। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? मानव जाति में दोस्तों लिंग निर्धारण है ये दोस्तों डबल एक्स एक्स वाई पर ये आधारित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जिन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं, जिन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अलील कहलाते हैं दोस्तों, ये अलील। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया वोल्टीमोर को किया गया दोस्तों सम्मानित। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दोस्तों किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सटन ने। किसने? सटन ने। राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? देखिए ये प्रश्न अलग परीक्षा में पूछा गया और वो जो प्रश्न था अभी थोड़ी देर पहले गया था वो अलग में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 7। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में ब्लड ग्रुप दे रखा है और सूची सेकंड में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज दे रखी है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ए में दोस्तों कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी दोस्तों बी पाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी बी। और इसमें देखिए ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोस्तों एंटीबॉडी पाया जाता है वो है दोस्तों इसमें नील, यानी कि कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता ए बी के अंदर। और ओ के अंदर दोस्तों ए और बी एंटीबॉडी पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप में। तो यहाँ पर अपना इसमें कूट भाषा में अगर उत्तर देना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3-1-4-2 यानी कि अपना इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट 2024 में फर्स्ट पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव श्वास लेता है। बताइए उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव श्वास लेता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव शरीर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यहाँ पर अपना द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए हमारे गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि है? हमारे गुर्दे के ऊपर है दोस्तों कौन सी ग्रंथि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिवक्र। ठीक है, अधिवक्र ग्रंथि है दोस्तों। ये अधिवक्र ग्रंथि गुर्दे के ऊपर होती है। यह कई हार्मोन का उत्पादन करती है जैसे कि एड्रेनालिन, कार्टिसोल, ये हार्मोन का स्राव करती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह है दुर्लभ है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर ए बी नेगेटिव बहुत ही दुर्लभ रक्त समूह में से एक है दोस्तों ये ए बी नेगेटिव। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ए बी नेगेटिव। ठीक है, याद रखना यह रक्त समूह है केवल 1% से भी कम जनसंख्या में पाया जाता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ट्रिप्सिन। ठीक है, एंजाइम है वो मानव पेट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में पाया जाता है ये। ठीक है, और जबकि दोस्तों पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पेट में मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर अपने इसमें पेट का पूछा गया है तो ट्रिप्सिन नहीं है, बाकी म्यूकस, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तीनों पेट में मौजूद होते हैं एंजाइम। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न है हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो दोस्तों वो है न्यूरॉन। कौन सी है? न्यूरॉन। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। और ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम क्या है? पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है पित्त का रस। ठीक है, पित्त का रस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यकृत पित्त रस का स्रावन करता है। ठीक है, और पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन सही था। देखिए ये जो प्रश्न है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है हाल ही में, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ध्यान से देखना है आपको ये सारे प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न है मनुष्य में कितना सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? मनुष्य में कितना सिस्टोलिक है डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्यतः यानी कि सामान्य माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये माना जाता है 120 से दोस्तों 80 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है रक्त में श्वेत कणों का दोस्तों मुख्य प्रयोजन क्या है? दोस्तों बताइए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रक्त में श्वेत है। ठीक है, श्वेत। दोस्तों रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों वो है संक्रमण से संघर्ष करना। संक्रमण से संघर्ष करना। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 5 से 9 हजार तक होती है।
ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और इनकी जो संख्या है वो लाल रुधिर कणिकाओं से बहुत कम होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को किसके रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको सिराओं के रूप में जाना जाता है, ठीक है, सिराओं के रूप में। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं, एक हृदय, एक धमनी और एक सिरा, ठीक है। तो यहाँ पे सिरा की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, ठीक है, याद रखना। परिसंचरण तंत्र में सिराएं वे रक्त वाहिकाएं होती है जो अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर लेके जाती है, ठीक है। और दोस्तों जो धमनियां है वो क्या कार्य करती है कि वो हृदय द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, रक्त का द्रव घटक कौन सा है? रक्त का द्रव घटक है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का द्रव घटक है वो है प्लाज्मा। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। यह एक रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, इसका 90% भाग जल और 7% भाग प्रोटीन होता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, ए बी रक्त समूह में है, ए बी रक्त समूह में है, तो दोस्तों ए बी रक्त समूह में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, ये आपको इसमें याद रखना है, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते ए बी रक्त समूह में। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रुधिर वर्ग ए के अंदर एंटीबॉडी बी पाया जाता है और बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ए पाया जाता है, ठीक है, और ए बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और वो रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में हिस्सा है और सूची सेकंड में कार्य है, बताना है कि किसका क्या कार्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रास नली यानी कि इसोफेगस, ग्रास नली का दोस्तों क्या कार्य है? ग्रास नली का कार्य है भोजन का परिवहन यानी कि संचरण, ये ग्रास नली का कार्य है। आमाशय का कार्य है दोस्तों, आमाशय का कार्य है भोजन का संग्रह और मंथन करता है, क्या आमाशय। अग्नाशय, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, अग्नाशय का क्या कार्य है? तो दोस्तों अग्नाशय का कार्य है हार्मोन और एंजाइम श्रावण का कार्य है अग्नाशय का। और पित्ताशय गॉल ब्लैडर, दोस्तों पित्ताशय का क्या कार्य है? तो दोस्तों पित्ताशय का कार्य है बोइल का संग्रह और सांद्रण करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 3 4 1, 2 3 4 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वुमन सुपरवाइजर 2024 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे इरिथोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है जब, बताइए दोस्तों इरिथोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है जब दोस्तों जब पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH नेगेटिव हो। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, रक्त समूह में जीन IB का उपस्थित होना किस रक्त समूह को दर्शाता है? दोस्तों ये जीन दे रखे हैं, ठीक है, IB और आइगो, ठीक है, ये जीन दे रखे हैं। तो दोस्तों का उपस्थित होना किस रक्त समूह को दर्शाता है? तो दोस्तों ये रक्त समूह है बी को दर्शाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ है फाइब्रिनोजन और दोस्तों एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन एवं प्रोथोमिन है, क्या है ये? रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ है फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एवं प्रोथ्रोमिन, ये क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों प्रोटीन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्रोटीन है, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? बताइए दोस्तों मानव मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्राइमस्टिक्स, याद रखना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्राइमस्टिक्स। आगे देखिए खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेडुला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेडुला। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वो करता है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिवक्र, अधिवक्र। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिवक्र ग्रंथि है, ये आपात ग्रंथि भी कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए दोस्तों ग्रंथियों के संदर्भ में कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन स्रावित करती है, बिल्कुल सही बात है। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सही है। वृषण नर लिंग अंगों और नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों तीनों सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? बताइए कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए उस हार्मोन का नाम बताइए जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। बताइए उस हार्मोन का नाम बताइए जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट है चयापचय को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवक्र हार्मोन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? बताइए कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो वो है दोस्तों थायराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, थायराइड।
आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? कौन सी हड्डी यानी सॉरी कौन सी ग्रंथि, ठीक है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो वो है दोस्तों पिट्यूटरी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उस ग्रंथि का नाम बताइए जो द्रव संतुलन को विकसित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों इसमें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पिट्यूटरी वृषण अंडाशय हाइपोथैलेमस पेनियल ग्रंथियां हैं। पिट्यूटरी वृषण अंडाशय हाइपोथैलेमस पेनियल ग्रंथियां हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अंतःस्रावी, ठीक है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियां है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि, यहाँ पर नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए हार्मोन विशेष उत्तकों या अंगों पर काम करता है, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 तीनों सही है। आगे देखिए रक्तदाब क्या है? रक्तदाब क्या है? तो दोस्तों ये रक्तदाब क्या है? तो ये धमनियों और शिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव है, वो रक्तदाब कहलाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है मानव के हृदय में द्विवल्नी कपाट किसमें स्थित होता है? मानव के हृदय में द्विवल्नी कपाट है किसमें स्थित होता है बताइए दोस्तों। ये स्थित होता है किसमें? तो ये बाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य, ठीक है, बाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य दोस्तों ये द्विवल्नी कपाट में स्थित होता है ये, ठीक है, मानव के हृदय में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है? सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा है? तो वो है AB पॉजिटिव, यानी कि 13 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है जूनियर अकाउंटेंट में। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है? प्रतिरक्षकों के लिए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो बताना है। दोस्तों देखिए प्रतिरक्षक ऐसे पदार्थ है जो रोग फैलाने वाले प्रतिजीवियों को मार देते हैं या उन्हें विकसित नहीं होने देते, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों प्रतिजैविक का कार्य है, रक्षक का नहीं है। यहाँ पे रक्षक क्या करते हैं? पहचानते हैं और सूचनाओं को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रतिजैवियों को पहचानने का कार्य करते हैं और फिर इनको नष्ट करने का काम कौन करता है? प्रतिजैविक करते हैं। तो ये अपना पहला नंबर का कथन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए वे जीवाणुओं और विषाणुओं दोनों द्वारा हुए संक्रमण के उपचार में प्रभावी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्रोसिन प्रतिरक्षकों के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। पेनिसिलिन जैसे प्रकार के प्रतिरक्षक है जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण के प्रक्रमों को रोकने में शामिल होते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये रोकने में शामिल नहीं होते। तो इसमें दो ही कथन सत्य है, 1 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 और 3 इसमें क्या है? सत्य है। 34 नंबर का प्रश्न है इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के निर्माण में दोस्तों लोहा एक आवश्यक तत्व है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए शरीर में अम्ल सार का संतुलन बनता है, शरीर में अम्ल सार का संतुलन बनता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गुर्दे द्वारा, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुर्दे द्वारा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है कुक का ऑर्नेथ काउंट का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? कुक का ऑर्नेथ काउंट का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें न्यूट्रोफिल्स के, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? बताइए एंटी थ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें हिपेरिन के, ठीक है, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हिपेरिन के। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? बताइए मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ट्रेबिकुले कार्ने ये दोस्तों मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है, मोनेरो का फोरामेन वेंट्रिकल पोन्स बरोली ये तीनों मस्तिष्क के भाग है, लेकिन ए नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महिला सुपरवाइजर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है हृदय में ट्रेबेशियन वाल्व पाया जाता है, बताइए हृदय में ट्रेबेशियन वाल्व पाया जाता है, तो दोस्तों ये दाएं आलिंद में पाया जाता है, दाएं आलिंद में, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दाएं आलिंद में। आगे देखिए ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह है ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूह जन एग्लूटिनोजन है, बताइए आरएसपी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से ब्लड ग्रुप है यानी कि रक्त समूह है ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है, तो वो कौन सा है समूहजन है? तो दोस्तों इसमें न तो ए और न ही बी, ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लड ग्रुप ओ में एग्लूटिनोजन नहीं होता है, यानी कि समूह जन नहीं होता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। देखिए जो ये समूहजन है ये लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। रक्त समूह है दो प्रकार के एग्लूटिनोजन पर आधारित होते हैं, जो 4 प्रकार के रक्त समूह पर आधारित होते हैं दोस्तों, ये ए बी और ओ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, न तो ए और न ही बी। आगे देखिए शरीर में रुधिर परिसंचरण के बारे में बताने का श्रेय किसे जाता है?
तो दोस्तों ये जाता है विलियम हार्वे को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे को। नेक्स्ट आगे देखिए, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण है कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप यानी कि बी ग्रुप से ए ग्रुप को। बी ग्रुप से ए ग्रुप को कभी रुधिर का संचरण है वो नहीं करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रक्त समूह का वर्गीकरण आधारित है। रक्त समूह का वर्गीकरण आधारित है, तो दोस्तों ये आधारित है आरबीसी में उपस्थित प्रोटीन पर। आरबीसी में उपस्थित है प्रोटीन पर, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तक हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, तो दोस्तों ये रोग होता है किसमें? तो ये पति के आरएच पॉजिटिव और पत्नी के आरएच नेगेटिव होने पर। पति के आरएच पॉजिटिव और पत्नी के आरएच नेगेटिव होने पर, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें देखिए, ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। बिल्कुल सही बात है। रुधिर समूह ए बी की लाल रुधिर कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रुधिर समूह के साथ समूहन नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें दूसरा नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, रुधिर समूह ए बी की लाल रुधिर कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होता दोस्तों इसमें। ठीक है, एंटीजन तो होता है। तो यहाँ पर इसमें कथन ए सही है और कारण आर इसमें क्या है? गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर असत्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ल्यूकेमिया में डब्ल्यूसी की संख्या दोस्तों क्या होगी? तो दोस्तों बढ़ेगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरएच पॉजिटिव में पाया जाता है। आरएच पॉजिटिव में पाया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एंटीजन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज है। बताइए, रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों उसमें न तो एंटीबॉडी दोस्तों ए है और न ही एंटीबॉडी बी है। तो यहाँ पर अपना इसमें ड नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम, ड नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है तो वो कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 11 ग्राम डेसीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, सीईटी में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? बताइए, किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है वो है उसे ए रक्त समूह दिया जाए, तो इसका ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है 12th लेवल में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 35 से 45 दिन तक। 35 से 45 दिन तक, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पर एफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जिसमें आरएच कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि एक व्यक्ति का रक्त ए बी नेगेटिव है, एक व्यक्ति का रक्त ए बी नेगेटिव है तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? तो उसे कौन रक्तदान कर सकता है? तो दोस्तों यानी कि ए बी नेगेटिव है तो उसे कौन रक्तदान कर सकता है? तो उसमें उसको दोस्तों ए नेगेटिव कर सकता है, बी नेगेटिव कर सकता है, ओ नेगेटिव कर सकता है और ए बी नेगेटिव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती है वे कौन से हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेताणु है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्वेताणु। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों से व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह कौन सा है? तो वह दोस्तों बी और ए बी रुधिर वर्गों को, बी और ए बी रुधिर वर्गों को वो रक्तदान कर सकता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीडी में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्र में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रक्त का कौन सा प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? सार्वभौमिक दाता दोस्तों वो होता है ओ नेगेटिव। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि किसकी सतह पर स्थित होता है? दोस्तों आरएच कारक एक प्रतिजन होता है जो किसकी सतह पर स्थित होता है तो ये लाल रुधिर कणिकाओं के सतह पर ये स्थित होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक ग्राही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक ग्राही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? तो दोस्तों वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है ओ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में बताइए कैसी रहती है?
सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में दोस्तों कैसी रहती है बताइए? तो दोस्तों कम होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं बताइए? दोस्तों सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है मैथ साइंस में। आगे देखिए, यहाँ पे रुधिर में उपस्थित है प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। बताइए कौन? रुधिर में उपस्थित है प्रतिस्कंदक है जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हिपेरिन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हिपेरिन। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है। देखिए, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सहस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको लेक्चर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बताइए क्या? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थाइमस। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलैक्सिन। आगे देखिए, यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है? मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग कौन सा है बताइए? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अक्कलदाढ़। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अक्कलदाढ़। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित है किया जाता है? तो दोस्तों वो है AB। ठीक है, यानी कि सर्वग्राही। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बेमेल जोड़ी का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों बेमेल जोड़ी अपने को बताना है। देखिए एड्रेनिल एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, एड्रेनिल पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटाइन हार्मोन है वो स्रावन होता है, अंडाशय से एस्ट्रोजन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन है ये वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही पर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ह्यूमन इंसुलिन है। ह्यूमन इंसुलिन क्या है? तो दोस्तों ये आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन है, आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? तो कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्नाशय। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लैंगरहैंस की द्विपिकाएं की बेटा कोशिकाएं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थाइमोसिन। कौन सा? थाइमोसिन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है वो कौन सा है? तो वो है दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल यानी कि परत है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेडुला ओब्लांगेटा। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव शरीर के किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहा जाता है दोस्तों एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन है इसको दोस्तों आपातकालीन हार्मोन है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो वो होता है दोस्तों कौन सा? तो वो लाइपेज। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइपेज। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक ही देखिए डीपीटी टीका डोर्स सेरोग एड्रेनलिन हार्मोन है रक्त समूह है सर्वदाता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का अपने को यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ हार्मोन है दूसरी तरफ कार्य है। यहाँ पर देखिए, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है दोस्तों अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन का कार्य, इसका कार्य है दोस्तों रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दोस्तों नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का दोस्तों कार्य है मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? BDAC। BDAC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, BDAC। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 120 दिन का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है। तो मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है दांत का इनेमल। दांत का इनेमल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। तो किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो है ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, कार्सिनोमा संबंध रखता है। कार्सिनोमा संबंध रखता है तो दोस्तों ये संबंध रखता है त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है दोस्तों, इससे संबंध होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे आयोडीन की कमी से हुआ गलगंड रोग किस ग्रंथि में वृद्धि करता है?
तो दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि में वृद्धि करता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि आंखों में आंसू स्रावित करती है? बताइए। तो दोस्तों वो है लैक्रिमल। लैक्रिमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो वो कौन सी है? तो वो है स्टेपिस। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टेपिस। आगे देखिए मादा जनन हार्मोन है तो दोस्तों मादा जनन हार्मोन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सरी। 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें टाइलिन एंजाइम है वो पाया जाता है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही टाइलिन। आगे देखिए मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो कौन से अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों ये छोटी आंत में संपन्न होता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन सही था, छोटी आंत में। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? तो बताइए। तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम का अग्नाशय से कोई संबंध है वो नहीं होता। यहाँ पर अपना इसमें 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो दोस्तों ये फेफड़े स्थित होते हैं दोस्तों कहाँ पर? तो ये वक्षीय गुहा में। राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वक्षीय गुहा में। 98 नंबर प्रश्न है मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 31 है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 31। आगे देखिए जठरशोथ यानी कि गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये प्रभावित करता है उदर को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उदर को। आगे देखिए हृदय की पेशियां हैं, हृदय की पेशियां हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनिच्छिक और रेखित। अनिच्छिक और रेखित संबंधित है तो दोस्तों बताइए पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये दांतों में होने वाला रोग है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मिनी माता रोग का कारण है। मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो वो है पारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? बताइए निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डाइटम। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों यह खून के थक्के नहीं जमने देता है, बिल्कुल सही बात है। यह न्यूरोलॉजिकली तंत्रीय रूप में सक्रिय दवा है, बिल्कुल सही है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है तो ये गलत हो जाएगा। मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत नहीं आता है। यह दर्द से राहत में प्रभावी है तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है एड्स गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? एड्स गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? दोस्तों समान तत्व है ये सब विषाणु द्वारा फैलते हैं, ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे से 7 नंबर का प्रश्न है फाइलेरिया पैदा किया जाता है, फाइलेरिया पैदा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बुचेरिया बैंक्रोपटाई द्वारा, बुचेरिया बैंक्रोपटाई द्वारा दोस्तों ये फाइलेरिया पैदा किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांतता है उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता? बताइए दोस्तों डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांतता है उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए हरा रंग, लाल रंग और नीला रंग, तीनों रंग नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए हाल ही में निपाह के प्रकोप से केरल के कोझिकोड एवं मलपुरम में अनेक व्यक्तियों की दोस्तों मृत्यु हुई है तो किस कारण से? बताइए दोस्तों हाल ही में निपाह के प्रकोप से केरल के कोझिकोड एवं मलपुरम में अनेक व्यक्तियों को ये हुई है। ठीक है वह है क्या है वो? तो दोस्तों ये एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों ये। ठीक है यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही था, इसमें हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अरविंद कार्लसन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? बताइए कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वो है निसेरिया गोनेरियाई। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? बताइए मानव में काली खांसी रोग है कौन से जीवाणु से होता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बोर्डिटेला पर्टुसिस दोस्तों, बोर्डिटेला पर्टुसिस। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है? कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लिजमेनिया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? तो वो है दोस्तों कैंसर है, ये असंक्रामक रोग है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है फेटिंग क्या है? तो दोस्तों ये चेतना की संक्षिप्त हानि है फेटिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार के कारण होता है। बताइए टाइफाइड किसके कारण होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये जो टाइफाइड है ये दोस्तों
ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों टाइफाइड को अपन मोतीग्रा भी बोल सकते हैं, मियादी बुखार भी बोल सकते हैं और आंत्र बुखार भी बोल सकते हैं। इससे प्रभावित अंग होता है दोस्तों आंख, ठीक है, और इसका माध्यम होता है दूषित जल, ठीक है, और इसका जो कारक है वो है सोलमेनेला टाइफी, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसमें दोस्तों टीका लगाया जाता है, एक तो लगाया जाता है दोस्तों टीएबी का और एक लगाया जाता है ओटीबी, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ओरल टाइफाइड वैक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है, बताइए कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राइनो विषाणु। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राइनो विषाणु। आगे देखिए, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, तो ये होता है दोस्तों यकृत के संक्रमण से। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निमोनिया का रोगजनक है, निमोनिया का रोगजनक है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें जीवाणु, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, फेफड़ा यानी कि श्वसन तंत्र, और इसका माध्यम भी दोस्तों वायु होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एचआईवी के लिए प्रयुक्त है, तो दोस्तों एचआईवी के लिए प्रयुक्त है, राइट आंसर हो जाएगा वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये इसके फुल फॉर्म में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, टीका जो मोतीजरा यानी कि टाइफाइड में से सुरक्षा प्रदान करता है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया थे, तो दोस्तों एक तो बताया था मैंने यहाँ पर टीएबी, ठीक है, और एक बताया था ओटीबी, एक ओ टीबी यानी कि ओरल थाइफाइड वैक्सीन, और एक है टीएबी। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रॉबर्ट कोच ने, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे संक्रामक रोग है, हैजा का कारक है, हैजा का कारक क्या है बताइए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए यहाँ पे हैजा का जो कारण है वो है दोस्तों इसमें विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, और इससे भी प्रभावित अंग दोस्तों आते हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र, और इसका उपाय है ओआरएस। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है, कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टाइफाइड मियादी बुखार किसके कारण होता है, तो बताया था मैंने अभी आपको, ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। टीएबी वैक्सीन लगाई जाती है दोस्तों इसके लिए, ठीक है, और एक ओटीबी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एड्स वायरस क्या है, तो दोस्तों एड्स वायरस क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक सूत्री आरएनए, एक सूत्री आरएनए। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और दोस्तों इसकी दवा है एड्स की, वो है एंट्री रिट्रोवायरल, जिसको अपन एआरटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक है दोस्तों एजिडोथाइमिडिन, उसको बोल सकते हैं दोस्तों AZT, ठीक है, और इसका जो कारक है वो है एचआईवी, आप सभी को बताइए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, और इसका जो टेस्ट है वो दोस्तों एलिसा से किया जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित विषाणुओं में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है, तो आम सर्दी का कारण बनता है तो वो बनता है दोस्तों राइनो विषाणु, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला पहला प्रथम प्रदेश है, बताइए ये कौन सा देश है, बताइए भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है तो वो कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें मालदीव, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मालदीव। नेक्स्ट आगे देखिए, एड्स किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये विषाणु द्वारा होता है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एड्स का जो प्रथम रोगी विश्व में वो कैलिफोर्निया में मिला था 1981 में, और भारत का जो प्रथम रोगी है वो दोस्तों चेन्नई में मिला था 1986 में, ठीक है। आगे देखिए, बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यक्ष्मा के लिए, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है यानी कि तपेदिक है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फेफड़ों की, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फेफड़ों की। आगे देखिए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मस्तिष्क, यहाँ पर अपने इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एड्स नामक बीमारी किससे होती है, एड्स नामक बीमारी किससे होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संक्रमित खून चढ़ाने से दोस्तों ये बीमारी होती है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधि का प्रयोग होता है, तो दोस्तों किस प्रकार की औषधि का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए एंटी रेट्रोवायरल, एंटी रेट्रोवायरल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको अपन ART बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से एक आनुवंशिक रोग है दोस्तों, आनुवंशिक रोग इनमें से कौन सा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आनुवंशिक रोग की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं, वे रोग जो माता या पिता से बच्चों तक पहुंचते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं वो आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। इसके अंदर दोस्तों हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया ये भी आनुवंशिक रोग है, वर्णांधता ये भी दोस्तों क्या है आनुवंशिक रोग है, ठीक है, थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम ये क्या है, ये आनुवंशिक रोग है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रोहिणी, गलघोटू और इन्फ्लुएंजा से होने का क्या कारण है, बताइए दोस्तों रोहिणी यानी कि गलघोटू और इन्फ्लुएंजा से होने का क्या कारण है,
दोस्तों उसका कारण है देखिए ये गलघोटू तो जीवाणुजनित है और इन्फ्लुएंजा है ये विषाणुजनित है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो वह डिप्थीरिया। डिप्थीरिया है वो क्या है? संक्रामक रोग है। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यौन संचारित रोग का उदाहरण है। यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है गोनोरिया। गोनोरिया ठीक है, याद रखना। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोनोरिया। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया जनक है संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है, बताइए। दोस्तों बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण लैंगिक संक्रमण से होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा है इसमें। यहाँ पर देखिए दोस्तों तीन ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं और अपने को दोस्तों कोट भाषा में उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक तो है सिफिलिस और एक है सुजाक। यहाँ पे एड्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सिफिलिस और सुजाक है वो लैंगिक संपर्क से होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 और 3, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मलेरिया का वाहक परपोषक है। मलेरिया का वाहक परपोषक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मलेरिया की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मादा एनोफिलिस मच्छर, ठीक है। तो दोस्तों मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर आएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन में देने रखा, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मादा एनोफिलिस मच्छर से मलेरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मलेरिया में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया में, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, कालाजार किससे संचालित होता है? कालाजार किससे संचालित होता है? तो दोस्तों ये सिक्का मक्खी से संचालित होता है दोस्तों, सिक्का मक्खी से। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे वायरस जनित संक्रामक रोग है। वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है इनमें से? तो वो है दोस्तों खसरा। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खसरा। आगे देखिए H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है स्वाइन फ्लू से संबंधित है दोस्तों ये H1N1, ठीक है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए डेंगू रोग का रोगजनक है। डेंगू रोग का रोगजनक क्या है? तो वो है दोस्तों मच्छर। यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मच्छर। नेक्स्ट आगे देखिए मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो भी बताया था मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एनोफिलीज मादा मच्छर, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। और इसकी दवा है कुलेन, ये भी आपको याद रखना है, जो सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा विकार अनुवांशिकी नहीं है? तो कौन सा विकार है वो अनुवांशिकी नहीं है, यानी कि कौन सा रोग अनुवांशिकी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों वो है देखिए हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, वर्णांतता है, लेकिन फिनाइल कीटोन्यूरिया ये नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट सदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, डीपीटी यानी कि बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है, तो दोस्तों जिसका संबंध किससे है? तो दोस्तों गाय से है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दोस्तों इसमें एक ही सुमेलित है और वो सुमेलित है इसके अंदर है देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है वेरिसेला विषाणु द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वेरिसेला विषाणु द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणु का पता है वो किसने लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लगाया था ल्यूवेन हॉक ने। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ल्यूवेन हॉक। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों वो होता है टाइफाइड। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टाइफाइड। आगे देखिए पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है प्रदूषित जल का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रदूषित जल का। आगे देखिए मच्छर से फैलने वाला रोग है, मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए मच्छर से मलेरिया और पीत ज्वर, ये दोनों कैंसर मच्छर से नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए पीत ज्वर रोग है, पीत ज्वर रोग है, येलो फीवर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्लेग, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्लेग। नेक्स्ट 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए क्रेटिनिज्म क्या है? क्रेटिनिज्म क्या है? तो दोस्तों क्रेटिनिज्म ये बच्चों में होने वाला एक रोग है, बच्चों में होने वाला एक रोग है दोस्तों क्रेटिनिज्म, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डेंगू के कारण, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डेंगू में, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
62 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्नलिखित जीव की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्नलिखित जीव की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जीवाणु की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जीवाणु। आगे देखिए, 12 वर्ष ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका कौन सा है? तो दोस्तों उस टीके का नाम है जाइकोव डी। ठीक है, याद रखना जाइकोव डी। अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पोलियो। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पोलियो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? तो कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? तो दोस्तों डेंगू बुखार। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेंगू बुखार, याद रखना। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, डेंगू बुखार को दोस्तों पीत ज्वर भी बोल सकते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी बोल सकते हैं। इससे प्रभावित अंग यकृत है और इसका जो वाहक है वो एडीज मच्छर है। ठीक है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसका जो टेस्ट है वो किया जाता है दोस्तों, उस टेस्ट को कहते हैं टोनिकवेट टेस्ट। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जठर शोथ यानी कि गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है दोस्तों उदर को। यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पोलियो का विषाणु यानी कि पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो दोस्तों ये प्रवेश करता है लार व नाक के स्त्राव से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मच्छर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मच्छर। नेक्स्ट आगे देखिए, दुर्दम मलेरिया होता है, दुर्दम मलेरिया होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम से। प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम से दोस्तों ये दुर्दम मलेरिया होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में आरटीपीसीआर से तात्पर्य है तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 71 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं क्या? उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोबायोटिक। 72 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वायरस जनित रोग है तो कौन सा वायरस जनित रोग है? यहाँ पर रेबीज है, वो दोस्तों वायरस जनित रोग है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 73 नंबर का प्रश्न, 1976 में चेचक का टीका किसने खोजा? 1976 में चेचक का टीका है वो किसने खोजा? दोस्तों ये खोजा था किसने? तो एडवर्ड जेनर ने। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और दोस्तों इससे प्रभावित अंग होता है टवता। ठीक है, स्थायी निशान हो जाते हैं दोस्तों इसमें। और इसका जो वायरस है वो है दोस्तों वेरियोला वायरस। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रेबीज अलर्ट किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है किसके द्वारा? तो ये विषाणु वायरस है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो दोस्तों इसमें सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देखिए हेपेटाइटिस रोग नहीं होता, बाकी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कच्चे अंडे के सफेद हिस्से का उपयोग खाने से निम्न में से किसकी कमी होती है? बताइए, कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपयोग से निम्न में से किसकी कमी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बायोटिन की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बायोटिन की। आगे देखिए, स्लीपत या फीलपाव के कारण होता है तो बताइए स्लीपत या फीलपाव किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सूत्राभ कृमि यानी कि फाइलेरियाई। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अभी बताया था दोस्तों मैंने आपको, वो है अरविंद कार्लसन। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों वो है खसरा यानी कि मीजल्स। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, खसरा की बीमारी होती है दोस्तों, खसरा की बीमारी वायरस से होती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायुजनित रोगों का समूह है, वायुजनित रोगों का समूह कौन सा है? तो वो है एसएआरएस, स्वाइन फ्लू और निमोनिया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही था। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? बताइए किसका मेल सही बैठा है? तो वो है मलेरिया क्लोरोक्विन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, यह प्राप्त होती है, ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, ये प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों आवर्तबीजी पादप से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुनेन से प्राप्त होती है, कुनेन। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? तो वो है दोस्तों जाइगोट, उकाइनिट, उसिस्ट और स्पोरोजोइट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो दोस्तों शूद्रांत में पाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा मनुष्य हेतु लाभदायक नहीं है? कौन सा मनुष्य हेतु लाभदायक नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कौन सा मनुष्य हेतु लाभदायक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है टेपवर्म। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? कौन सा दर्द का निवारण करता है? तो वो है एनाल्जेसिक। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अमीबता से क्या रोग होता है? अमीबता से क्या रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आमाती सार। आजा यहाँ पर आमाती सार। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां
किसके लिए कारगर है? सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? तो दोस्तों ये जीवाणु के लिए कारगर है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योगी टीका है? कौन सा प्रथम पुनर्योगी टीका है? तो वो है हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक क्या होता है? तो दोस्तों ये किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरोध करता है, वो होता है प्रतिजैविक। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? कौन सा एक असंक्रामक रोग है? तो वो है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप ये एक असंक्रामक रोग है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है। मानव जाति के लिए लाभकारी है तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्ट्रेप्टोकोकस। आगे देखिए, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, तो वो दोस्तों घेंगा से पीड़ित होते हैं, वो उनको दी जाती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप उपचार किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोबाल्ट 60 का। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। देखिए, सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्षय रोग का कारक क्या है? क्षय रोग का दोस्तों कारक है वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया क्या है, फूड भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, क्षय रोग का कारक है माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइफाइड, टाइफाइड का है दोस्तों कौन सा? टाइफाइड का है दोस्तों देखिए साल्मोनेला टाइफी। और कुकर खांसी का है दोस्तों बोर्डेटेला पर्टुसिस। और छोटी माता का है वेरिसेला जोस्टर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-1-3-2, 4-1-3-2, यानी कि अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों ये रोग दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके बाहर दे रखे हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मलेरिया, दोस्तों इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? दोस्तों इसमें देखिए प्लाज्मोडियम, ठीक है। दोस्तों मलेरिया का क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? प्लाज्मोडियम। और दोस्तों देखिए अमीबियासिस, ठीक है दोस्तों, अमीबियासिस, तो इसका हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो ये हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और क्षय रोग का हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? क्षय रोग, तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्षय रोग का हो जाएगा इसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसका हो जाएगा 2। और हेजा का हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 3-1-2-4, 3-1-2-4। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों कौन सी बताइए? तो वो है दोस्तों वलय, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, एम्पिसिलिन दवाई है, एम्पिसिलिन दवाई है, तो दोस्तों ये दवाई है प्रतिजैविक की। यहाँ